कहानी की शुरुआत एक दम घोटू साइलेंस से होती है। कैमरा धीरे धीरे एक न्यूक्लियर बंकर की दीवारों पर घूमता है। 301 दिन, हाँ पूरे 301 दिन हो चुके हैं और इस बंकर में कैद है एक परिवार, रे, क्लेयर और उनकी छोटी बेटी जॉय। बाहर की दुनिया वो अब दुनिया नहीं, एक मौत की दुनिया बन चुकी है। एक मिस्टीरियस वायरल आउटब्रेक ने धरती को सूना कर दिया है। ऊपर जमीन पर अब कुछ नहीं बचा है सिवाय उन भयानक इंसानों की आवाज करने वाले मांस के भूखे जीवों के, जिन्हें लोग डर से ब्रीदर्स कहते हैं। रे और क्लेयर अपनी बेटी जॉय को सिर्फ 2 नियम बार बार समझाते हैं। पहला, डरना नहीं। दूसरा, इस बंकर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना, क्योंकि बाहर ब्रीदर्स हैं जो सुनते नहीं, देखते नहीं, पर सूंघ लेते हैं और इंसान की गंध मिलते ही शिकार शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि 301 दिन के बाद भी ये परिवार अभी भी अंधेरे में हवा के अंदर सिर्फ उम्मीद के सहारे जिंदा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये तो आपको बताया ही नहीं। वो एक खतरनाक दिन था जब यह खौफनाक सफर शुरू हुआ था। एक शांत सा मोहल्ला, बच्चों की बातें, सड़क पर इधर उधर उड़ते पत्ते, सब कुछ नॉर्मल था। तभी रे देखता है कि उसके पड़ोसी घबराए हुए बदहवासी में बहुत तेजी से अपना सामान कार में ठूस रहे हैं। रे पूछता है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन पड़ोसी बिना एक शब्द बोले कार स्टार्ट करके भाग जाते हैं। अब पूरा माहौल बदल चुका है। हवा आने वाले किसी खतरे की वार्निंग दे रही है। थोड़ी देर में खबर फैलती है कि उनके शहर किंग्सविल में एक तेजी से फैलने वाली वायरल महामारी फैल चुकी है। लोग डर से घर छोड़कर हाईवे पर भागने लगते हैं, लेकिन हाईवे पर पहुंचते ही पुलिस रोड को ब्लॉक कर देती है और उन्हें वापस अपने घर में जाने के लिए कहती है। एरिया को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया जाता है। लोग कारों से उतरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और तभी जैसे आसमान फट गया। मिलिट्री फाइटर जेट्स क्वारंटीन जोन यानी उनके शहर की तरफ झपटते हैं और पलक झपकते ही उनके घरों पर बमबारी शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड! उन्हें लगता है कि अगर पुलिस की बात मानकर वो भी अपने घर चले गए होते तो क्या होता। कोई नहीं समझ पाता कि ये उन्हें बचा रहे हैं या फिर उन्हें मार रहे हैं। लेकिन ये तबाही नहीं रुकी। घरों को तबाह करने खिलाफ फाइटर जेट्स हाईवे पर खड़े लोगों की तरफ झपटते हैं। उनके इरादे समझकर रे अपनी पत्नी और बेटी को खींचते हुए एक एलिमेंट्री स्कूल की तरफ भागता है। स्कूल के अंदर उन्हें एक लोहे का हैच दिखाई देता है। रे चिल्लाता है, अंदर जाओ सभी, तुरंत! वो उसे खोलते हैं और तीनों नीचे अंधेरे में छलांग लगा देते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और बस तब से ये तीनों यहीं कैद हैं। सीन चेंज होता है। जॉय जोर से चीखते हुए जाग जाती है। उसने सपना देखा था जैसे ब्रीदर्स बंकर में घुस आए हैं और नाखून से दरवाजे को खोल रहे हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्लेयर उसे अपनी बाहों में लेकर कहती है, शांत हो जाओ बेटा, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम्हारे पापा ऊपर पहरा दे रहे हैं। लेकिन जॉय अब भी डरी हुई है। उसे यकीन दिलाने के लिए क्लेयर उसे ऊपर के वॉच पॉइंट पर ले जाती है जहाँ रे अपनी ड्यूटी कर रहा है। रे उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं हूं ना, कोई हमें छू भी नहीं सकता। इसके बाद जॉय को भरोसा दिलाने के लिए रे उसे सीढ़ी पर भी चढ़ने देता है, एग्जिट तक, जहां ऊपर का हैच भारी जंजीरों से कसकर लॉक किया हुआ है। जॉय उसे छूती है, ठंडा, भारी, और यह देखकर उसे यकीन आ जाता है कि उसने जो देखा था वो बस एक सपना था। वो धीरे धीरे नीचे लौट आती है। सीन चेंज होता है। हर सुबह की तरह आज भी क्लेयर और जॉय दीवार पर एक नई लकीर जोड़ते हैं। एक और दिन, एक और सजा, एक और जिंदा बचने की कोशिश। जॉय दीवार पर बनी पुरानी लकीरों को गिनती है, 300, 301, और फिर उसका चेहरा उतर जाता है। 301 दिनों से उम्र की सबसे मासूम घड़ियां उसने अंधेरे, टेढ़ी दीवारों और मशीनों की खड़खड़ाहट में बिताई हैं। ना कोई दोस्त, ना आसमान, बस 3 लोग और एक लोहे का डिब्बा जिसे वो घर कहने के लिए मजबूर हैं। जॉय चुपचाप बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रही है, जबकि क्लेयर पेंट्री में कुछ ढूंढ रही होती है। पर अचानक क्लेयर की सांसें अटक जाती हैं। रे, ये खाली कैसे हो गया? किसी कंटेनर में कुछ नहीं, एक एक कर सभी डिब्बे खाली। रे तुरंत समझ जाता है कि कोई चूहा पेंट्री में घुस आया है। पर सवाल बड़ा था, वो अंदर आया कैसे? ये बंकर पूरी तरह से बंद था, तो क्या कहीं और से भी कोई रास्ता है? तभी उन्हें दीवार के ऊपर एक छोटा एयर डक्ट दिखाई देता है। ये देखकर जॉय घबरा जाती है कि कहीं ब्रीदर्स इसके अंदर से होते हुए नीचे ना आ जाएं। रे उसके डर को समझ लेता है। धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, नहीं नहीं, वो मॉन्स्टर इतने छोटे रास्ते से अंदर नहीं आ सकते। हम सुरक्षित हैं जॉय, मैं हूं ना यहाँ, लेकिन यहाँ से कुछ भी अंदर आ सकता है। अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ बीन्स बचे थे। जॉय प्लेट देखती है और उदास होकर फुसफुसाती है, मैं ये नहीं खाना चाहती। वो गुस्सा है, थकी है और इस लोहे की जेल से परेशान है। वो टूटी हुई आवाज में कहती है, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, मुझे दिन, हवा, लोग सब चाहिए। रे उसके बगल में बैठकर नरमी से कहता है, बाहर खतरा है बेटा, हम यहाँ सेफ हैं।
जोई आंसू पोंछती है। रे माहौल को हल्का करने के लिए एक छोटा सा जोक मार देता है और जोई मजबूर हंसी के साथ खाना खाना शुरू कर देती है। रात को क्लेयर और जोई पास वाले कमरे में मोनोपोली खेलते हैं, पर कुछ चाले चलते ही जोई का मन हट जाता है। तभी क्लेयर उसे एक पेरिस्कोप देती है बाहर की दुनिया देखने के लिए। जोई हैरानी से उसे पकड़ती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ घुमाती है और फिर उसका चेहरा जम जाता है। ऊपर सिर्फ राख और खंडहर बन चुके मकान थे। कोई पेड़ नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। सिर्फ 301 दिनों में बाहर की दुनिया एक वीरान कंकाल बन चुकी है। जोई चुपचाप पेरिस्कोप नीचे रख देती है और वापस गेम खेलने बैठ जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर पेंट्री पर जाती है। वही चूहा एक और कैन खाते हुए। जोई हल्के से अपनी माँ को इशारा करती है और क्लेयर तुरंत धीरे से रे को जगाती है। इसे मारना होगा, नहीं तो ये सारा खाना खत्म कर देगा। लंबी भागदौड़ के बाद क्लेयर आखिरकार चूहे को पकड़ लेती है और मार देती है, लेकिन मरने से पहले वो एक लैंप से टकरा जाता है, जिससे पूरे कमरे में आग भड़क उठती है। क्लेयर चिल्लाती है, रे पानी लाओ। रे दौड़कर पंप की तरफ जाता है, लेकिन पंप फिर से जाम हो जाता है। एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा। क्लेयर धुएं से घिरी उस आग को कपड़े से बुझाने की कोशिश कर रही है। उसकी आंख में डर है। जोई कोने में खड़ी रो रही है और रे पंप को जोर जोर से खींच रहा है। चल चल चल। आखिरकार पंप चालू हो जाता है और पानी का तेज फव्वारा निकलता है। रे और क्लेयर दोनों मिलकर आग को बुझा देते हैं, लेकिन जब आग बुझती है तो वो देखते हैं कि कमरे में घना धुआं फैल चुका है और बाहर उस धुएं की वजह से बहुत सी डस्ट भी जमा हो गई है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। परिवार अचानक देखता है कि आग का धुआं एयर वेंट के रास्ते ऊपर जा रहा है। रे का चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर ये ब्रीदर्स ने देख लिया तो समझो हमारा काम तमाम। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ऊपर जाकर राख वगैरह को साफ करना ही होगा। रे और क्लेयर जोई को सख्त हिदायत देते हैं कि तुम नीचे ही रहना, बाहर मत आना किसी भी हालत में नहीं। और फिर दोनों ऊपर निकलते हैं। वहां की हवा ठंडी, जमीन पर सूखी राख और हर तरफ मौत का सन्नाटा। नीचे से जोई पेरिस्कोप लगाकर उन्हें देख रही होती है और वो दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर राख साफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पेरिस्कोप की स्क्रीन पर एक टेढ़ा मेढ़ा लंबा सा साया दिखता है, जो धीरे धीरे बिल्कुल शांत उसके माता पिता के पीछे झुककर चलता हुआ आ रहा था। जोई की चीख निकलती है, मम्मी पापा पीछे। लेकिन वो इतनी दूर होते हैं कि उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। ये देखकर डर से कांप रही जोई अपने माता पिता की चेतावनी भूल जाती है। वो झटके से हैच खोलती है और बंकर से बाहर दौड़ पड़ती है। ऊपर आते ही वो चिल्लाती है, मम्मी पापा। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगती हैं और तभी क्लेयर पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देती है। उसकी सांसें तेज, चेहरा मिट्टी से भरा, आंखों में डर बिल्कुल साफ। क्लेयर तभी आवाज में फुसफुसाती है, चुप चुप रहो, आवाज मत करो। जोई हांफते हुए कहती है, मैंने एक अजीब सी चीज देखी, वो आपके पीछे थी। क्लेयर और रे दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बात बहुत गंभीर थी। तीनों तुरंत भागते हुए हैच की ओर लौटते हैं। हर कदम पर लगता है जैसे कोई अदृश्य मौत उनका पीछा कर रही हो। वे किसी तरह बंकर के अंदर घुसते हैं और तभी ऊपर की जमीन पर किसी भारी चीज के डरावने कदमों की आवाज गूंजती है, जैसे कोई जानवर नहीं, ये एक विशाल मॉन्स्टर के कदमों जैसी आवाज थी, जो अपनी पैरों की हड्डियों को घसीटते हुए चल रहा हो। परिवार सांस रोककर खड़ा रहता है। किसी की हिम्मत नहीं कि हल्का सा भी शोर करें। छत पर आवाज घूमती है, धीरे धीरे उनके ठीक ऊपर, और फिर वो ध्यान से सुनते हैं। कदमों की आवाज धीमी होती चली जाती है और फिर पूरी तरह गायब। लेकिन अभी उन्होंने ऊपर के भयानक कदमों की आवाज से राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी एक और खड़खड़ाहट, एक अजीब आवाज बंकर के अंदर गूंज उठती है। जोई की गुड़िया, जिसका धागा पास की पाइप में फंस गया था, अचानक जोर से खटकने लगती है। क्लेयर के चेहरे से खून सूख जाता है। रे बिजली की तरह उछलता है, गुड़िया को उठाता है और जमीन पर जोर से पटक कर उसे तोड़ देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर की छत पर एक भयानक आवाज करता हुआ ब्रीदर हैच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रे और क्लेयर तुरंत सीढ़ी पर चढ़ते हैं, हैच को धक्का देकर फंसा देते हैं। कुछ देर तक डरावनी खामोशी रहती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो नीचे उतरते हैं, जॉय से लिपटते हैं, लेकिन तभी फिर से छत पर आवाज बढ़ती जाती है, धीमी लेकिन भारी। कई पैरों की आवाज एक साथ, अब एक नहीं दर्जनों ब्रीदर्स ऊपर आ चुके हैं और हैच को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रे कोई भारी चीज ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल हैच धड़ाम से टूटकर अंदर आ गिरता है और ब्रीदर्स अंदर घुसने लग जाते हैं। अब इन तीनों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, रन फॉर योर लाइफ। ये दौड़ते हैं, चीखते हुए एक दूसरे कमरे में घुसते हैं। क्लेयर पीछे मुड़ती है और रास्ता रोकने के लिए जोर से एक लैंप फेंकती है। लैंप जमीन से टकराते ही आग भड़क जाती है, जिससे वहां एक आग की दीवार बन जाती है।
इसके बाद रे और क्लेयर तेजी से एक भारी शेल्फ भी रास्ते पर गिरा देते हैं, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि इससे उनकी जान बचने वाली नहीं है। जान बचानी है तो अब उन्हें इस बंकर से बाहर निकलना ही होगा। तभी उन्हें एक पतला सा एयर वेंट दिखता है। क्लेयर सबसे पहले अंदर घुसती है। रे उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाता है। क्लेयर बाहर पहुंचती है। बाहर आसमान अंधेरा, चारों ओर वीरानी है, लेकिन कोई ब्रीदर उसे वहां नजर नहीं आता। वो नीचे झुककर फुसफुसाती है, रे जॉय को भेजो जल्दी। रे जॉय को वेंट में चढ़ाता है। क्लेयर ऊपर से उसे पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है। अब बारी रे की थी, लेकिन रे जैसे ही चढ़ने लगता है पता चलता है कि वो फिट नहीं हो रहा। रे अपनी जान की बाजी लगाकर अपना कंधा खुद ही उखाड़ लेता है ताकि वेंट में फंसा शरीर सुकड़ जाए। क्लेयर चीखती है, रे जल्दी करो। रे दर्द से चिल्लाता हुआ लगभग बाहर आने ही वाला होता है कि तभी पीछे से भयानक गुर्राहट, एक परछाई और तुरंत ब्रीदर्स उस पर झपटते हैं। रे पूरी तरह से अंदर गिर जाता है। क्लेयर वेंट पर झुककर नीचे देखती है, सिर्फ खून, बहुत सारा खून। जॉय सिसक उठती है और क्लेयर की आंखें भर जाती हैं और दोनों मान लेती हैं कि रे मर चुका है। आंसुओं को रोकते हुए माँ बेटी अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगती हैं। वे किसी तरह हाईवे पर पहुंचती हैं, जहां अनगिनत खाली कारें लाइन में खड़ी होती हैं। सन्नाटा मौत जैसा पसरा हुआ है। तभी आसमान में तेज रोशनी वाला एक बड़ा हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। क्लेयर चिल्लाती है, दौड़ो जॉय, तेज। वे मुड़कर दूसरी दिशा में भागती हैं, लेकिन तभी एक फायर नेट हवा में आता है और दोनों को जमीन पर जकड़ लेता है। वे तड़पती हैं, छटपटाती हैं। तभी उन्हें अंधेरे में से कई सारे ब्रीदर्स निकलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो रोशनी में आते हैं जॉय के होश उड़ जाते हैं। क्लेयर की आंखें फैल जाती हैं। ये कोई मॉन्स्टर नहीं थे, ये तो अमेरिकन सोल्जर्स थे, पूरी तरह से शील्ड और सेफ्टी गियर पहने हुए। भयानक हेलमेट, ऑक्सीजन मास्क, मोटे सूट, दिखने में डरावने लेकिन असल में इंसान। यहाँ फिर से फ्लैशबैक होता है 301 दिन पहले। बंकर में घुसने के बाद क्लेयर अपने हाथ पर एक कट देखती है जो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। रे दंग रह जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी और इसका मतलब था पूरा शहर वायरस से भर गया था। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं बचा था। सोल्जर्स उन्हें शांत रहने को कहते हैं। फिर एक लंबा सिरिंज निकालते हैं, उनका खून लिया जाता है और रिपोर्ट तुरंत दिखाई जाती है, वो दोनों इन्फेक्टेड है। सैनिक तुरंत उन्हें मारने के लिए बंदूक तान लेते हैं। जॉय कांपने लगती है। क्लेयर अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन तभी ट्रिगर दबाने से पहले एक परछाई आसमान से छलांग लगाती है। वो रे है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। उसकी नसें कोयले जैसी काली, आंखें खून से भरी हुई। वो एक वैम्पायर बन चुका है, इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी में बदल चुका है। सैनिकों को वो तिनकों की तरह उछाल देता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जानवरों जैसी चीख और अपनी बेटी जॉय की रक्षा के लिए पागलपन की हद तक क्रूर। लेकिन तभी सैनिक उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। दर्जनों गोलियों की बरसात के बीच रे जमीन पर गिरता है और यहाँ फिल्म देती है अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट। कैमरा पैन होता है, सैनिकों के मास्क हटते हैं और एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। ब्रीदर्स कोई राक्षस नहीं है, वे अमेरिकन सैनिक थे और ये फैमिली उन हजारों इन्फेक्टेड फैमिलीज में से एक है जिन्हें सैनिक ढूंढकर मार रहे थे। दरअसल ये वायरस नॉर्मली हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन किसी वजह से इमोशंस यानी भावनाएं भड़क जाएं तो इंसान खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। यही कारण था कि सदा शांत रहो ये उनकी लाइफ लाइन थी, क्योंकि इमोशंस ट्रिगर होते ही इंसान मॉन्स्टर बन जाता है और अब वही होता है। रे की लाश देखकर क्लेयर के इमोशंस भी भड़क जाते हैं। उसकी नसें काली, आंखें लाल होने लगती हैं। वो रे की तरह मॉन्स्टर मोड में चली जाती है। एक लेडीज जो अपनी बेटी के लिए नर्क की सेना से भी लड़ जाए। क्लेयर एक एक सैनिक को चीरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी एक सैनिक उसे गिरा देता है और क्लेयर के गिरते ही जॉय भी फट पड़ती है। उसकी चीख हवा में बिजली की तरह गूंजती है और अगले ही पल वो भी इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बन चुकी है, सुपर ह्यूमन पावर लिए हुए। वो सैनिक का मास्क खींचकर उतार देती है, उसे भी वायरस के हवाले करने के लिए। लेकिन क्लेयर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं जॉय, तुम अभी इंसान हो, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। जॉय की आंखों में खून और मासूमियत दोनों चमक रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करती है और अपने पिता के पास बैठती है। उसकी छोटी हथेली रे की ठंडी उंगलियों को छूती है। क्लेयर उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाती है। रे आखिरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह सीन पूरी फिल्म में सबसे इमोशनल और वायरल पॉइंट है। चॉपर ऊपर मंडराता है। क्लेयर और जॉय तेजी से भागते हैं और एक धसे हुए लकड़ी के ढेर के नीचे उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखती है। वो नीचे उतरते हैं और वहां मिलता है जॉय, वो बच्चा जो 1 साल पहले उनके पड़ोस में रहता था। वो उन्हें एक बड़े से सीवर हच में ले जाता है और नीचे सैकड़ों संक्रमित लोग जो अब एक गुप्त अंडरग्राउंड कॉलोनी बना चुके हैं। किसी की नसें काली, किसी की आधी लाल, पर सब जिंदा हैं, इंसान हैं और एक दूसरे के साथ हैं।
क्लेयर की आंखें थकान, दर्द और सुकून से चमक उठती है। वो ऊपर देखती है, सूरज की चमक उसकी खून भरी आंखों पर पड़ती है। वो धीरे धीरे हैच को बंद कर देती है और यही हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हुए कि हमें हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो घोस्ट माइंड मूवी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।